हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि प्राचीन भारत का जो सारे चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके थे, सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एसएससी में, यूके एसएससी में, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी भर्ती में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम प्राचीन भारत के उन क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे जो प्राचीन भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी में या ग्रुप डी और रेलवे के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। जो अभिलेख होते हैं, जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन सभ्यता से, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि उस समय की संस्कृति कैसी थी या उस समय का समाज कैसा था, तो उसके अध्ययन करने को क्या कहते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि अभिलेख जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययन को एपिग्राफी, इंग्लिश में तो हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, और हिंदी में पुरालेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी के नाम से जानते हैं या पुरालेख शास्त्र हिंदी में। जो अभिलेख है उसके अध्ययन के, उसके बारे में जानने को, अभिलेख को पढ़ने को, उसकी भाषा के बारे में जानने को इंग्लिश में एपिग्राफी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ये था पहला क्वेश्चन ऐतिहासिक स्रोत से। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे प्राचीन अभिलेख वो कहाँ से मिला। तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से मिला, लगभग 1400 ईसा पूर्व। जो सबसे पुराना अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, वो सबसे पहला अभिलेख मध्य एशिया में मिला। जो पहला अभिलेख मध्य एशिया। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि इन क्वेश्चन और आंसरों का नोट करते रहिए तुरंत उसी समय। जो पहला अभिलेख हुआ वो मध्य एशिया में मिला और लगभग 1400 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई। जो पहला अभिलेख भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक स्रोत के बारे में मिला वो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, लगभग 1400 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, जो वेद और संगीता हमने वीडियो बनाई थी जिसमें आपने वेद के बारे में पढ़ा होगा, उन चारों वेदों को योग कहते हैं। जो चार वेद हैं उनको संकलित कर दिया जाए तो उनको क्या कहते हैं। चार वेदों के संकलन। चार वेद आपको पता ही होंगे, आपने देखा होगा वीडियो में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये चारों वेद हैं। अगर इनको एक जगह समाहित कर दिया जाए, इनका संकलन किया जाए तो इनको किस नाम से जानते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो चारों वेदों के संकलन को हम संहिता के नाम से जानते हैं। आपके चार वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संकलित करने पर, समाहित करने पर जो कहते हैं उसको संहिता के नाम से कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो प्राचीन भारत के अभिलेख से कुछ मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं, उन मुद्राओं के बारे में जानने को क्या कहते हैं। जो सिक्के हैं, जो प्राचीन भारत के जो पहले लोग जो सिक्के चलाते थे, जो मुद्रा का प्रयोग करते थे खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जो कि मुख्यतः कांसे की, ताम्र की या फिर किसी चांदी के सिक्के के होती है, जिसको दिनार, पण या इस नाम से जाना जाता है, इन सब की जानकारी हमें जिससे मिलती है, उसके अध्ययन को अर्थात मुद्रा के अध्ययन करने को किस नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन है, मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है। ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मुद्रा का अध्ययन करते हैं या किसी मुद्रा के बारे में जानते हैं। तो इसको हम
हिंदी में तो मुद्रा शास्त्र सीधा एक शब्द है, मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में न्यूमेरेटिक्स कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से मुद्रा के अध्ययन को जानते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही हम मुद्राओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता ही होगा, गायत्री मंत्र शायद सुना भी होगा और पता भी होगा गायत्री मंत्र बोला जाता है। अब गायत्री मंत्र का क्वेश्चन ये बनता है, ये कौन से वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है और किस देवता को समर्पित है? उस वेद में किस देवता के लिए गायत्री मंत्र का यूज होता था? किस देवता की पूजा करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे वो लोग? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ये किसको समर्पित है? सूर्य देव और सावित्री को। सूर्यदेव एंड सावित्री। और कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ये सूर्यदेव और सावित्री को समर्पित है। ये इसका आंसर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गायत्री मंत्र के बारे में कि किस देव से लिया गया है या किस देव से संकलित है या किस वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। जो प्रारंभ में गायत्री मंत्र बना तो यह मुख्यतः सूर्यदेव और सावित्री देवी को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे। गायत्री मंत्र को बोला जाता था। अब बात करते हैं ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? आर्य शब्द, ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है। तो इसका आंसर होगा 36 बार ऋग्वेद में आर्य शब्द का वर्णन हुआ है। जो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है आर्यव्रत या आर्य के नाम से, आर्यपुत्र के नाम से, वो लगभग 36 बार ऋग्वेद में उसका वर्णन मिलता है। 36 बार उल्लेखित शब्द है ये ऋग्वेद में आर्य। हेरोडोटस, हेरोडोटस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता भी कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस की एक पुस्तिका है हिस्टोरिका जिसमें कि मुख्यतः इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। इसी वजह से हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसको हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। जिसके बारे में इतिहास की सबसे अधिक जानकारी मिलती है। और जो बात करते हैं मानव का जीवाश्म, सबसे पहले इतिहास में मानव का जीवाश्म कहाँ मिला? मानव का जीवाश्म मुख्यतः भारत में कहीं नहीं मिला। एक नर्मदा नदी के तट पर एक जीवाश्म मिला था मानव का जो काफ़ी पुराना था। और जो अलबरूनी की रचना है एक किताब उल हिंद, जो अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद, उससे जो है पूर्व मध्यकालीन समाज, जो पूर्व मध्यकालीन समाज था उसके बारे में पूरा विवरण मिलता है अलबरूनी की किताब। अलबरूनी द्वारा लिखित है ये। इनकी किताब है किताब हिंद।
किताब उल हिंद में पूर्व मध्यकालीन समाज का पूरा विवरण प्राप्त होता है, जो कि अल-बरूनी द्वारा लिखित है। जो ह्वेनसांग आया था वो आपको पता ही होगा, वो मौर्य साम्राज्य, मौर्य या हर्षवर्धन के काल में, मौर्य साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन काल में भारत आया था। और जो कुंभ मेला की शुरुआत हुई थी वो भी हर्ष साम्राज्य के समय से ही शुरू हुई थी। सबसे पहले कुंभ मेले का वर्णन मिलता है हर्ष साम्राज्य के समय का। जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, उस समय हर्षवर्धन शासक थे, उस समय से कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। उसके बाद बात करते हैं आहाड़। आहाड़ एक संस्कृति भी थी, अल्हड़ संस्कृति के नाम से इसको जानते हैं। और जो आहाड़ क्षेत्र था उसको किस नाम से जानते हैं? आहाड़, ये प्राचीन इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल में शब्द यूज हुआ था। आहाड़ या अल्हड़ संस्कृति इसकी संस्कृति थी। इसका जो दूसरा नाम था वो क्या नाम था? जो आहाड़ का दूसरा नाम था वो ताम्रवती था। ताम्रवती आहाड़ का दूसरा नाम। आहाड़ को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जो मानव था उसने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया। जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हमें सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग मानव ने शुरू किया, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज, किस अनाज का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था? तो जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जो सबसे पहले अनाज का प्रयोग मानव ने शुरू किया वो जौ था। जौ का प्रयोग खाने में और पैदा करने में जो सबसे पहले शुरू किया था आदि मानव ने, वो जो अनाज का प्रयोग सबसे पहले शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले जो प्रयोग किया अनाज के रूप में जौ की शुरुआत हुई थी वो। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? जो मानव ने सबसे पहले धातु प्रयोग करनी शुरू की, जिसके कि हल या जो कुछ बनाया, सिक्के बनने शुरू हुए, वो कौन सी धातु प्रयोग में आई? तो सबसे पहले तांबा या कांसा। कई बार ऑप्शन में दोनों चीज़ आ सकते हैं, या तो तांबा आएगा या फिर कांसा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और कहीं कुछ किताबों में लिखा होगा कि सबसे पहले कांसे का प्रयोग हुआ, तो हम मानेंगे सबसे पहले तांबा, कॉपर का प्रयोग हुआ था। या कांसा उसका ही एक पार्ट है जिसमें कि तांबा और दूसरी धातु मिक्स करके कांसा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था। जो मानव ने सबसे पहले धातु शुरू की जिसके सिक्के बनने शुरू हुए, वो सबसे पहले तांबा थी। तांबा का प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ। ताम्र युग में इसका वर्णन मिलता है। ताम्र युग मतलब ताम्र का मतलब तांबा ही होता है, जिसको तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा मिलता है, उस युग को हम ताम्र युग के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि सबसे पहले जो साक्ष्य मिले धान गेहूं के, वो कहाँ से प्राप्त हुए? धान और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जो धान और गेहूं, जो अनाज का प्रयोग शुरू किया था, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया और उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले गेहूं धान की जो खेती करते थे उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो नबदा टोली यानी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। नबदा टोली जो पहला नाम था, और महाराष्ट्र इस समय महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं उसको। नबदा टोलिक नामक स्थान से सबसे पहले गेहूं, धान और दाल, आप दाल भी लिख सकते हैं, दाल, धान और गेहूं को जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो नबदा टोली यानी महाराष्ट्र से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि चावल,
चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिला था? ये यूपी में एक स्थान पड़ता है, वहाँ से चावल का साक्ष्य कहाँ मिला उत्तर प्रदेश का? कौन सी जगह थी उत्तर प्रदेश की जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है? तो चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा एक क्षेत्र था जो उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, पहले कोल्डी हवा के नाम से जानते थे उस क्षेत्र को। वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। पहले नाम इसका कोल्डी हवा था और इस समय कालांतर में कुछ उसका नाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो जगह है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कोल्डी हवा नाम का स्थान था, वहाँ से सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिले हैं। जो धान की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो नबदा टोली महाराष्ट्र से मिले हैं। ये था। अब बात करते हैं जो कि सबसे पहला पशु कौन था जो पालतू पशु था। सर्वप्रथम कौन से पशु को पालतू बनाया गया? तो इसका सीधा सा आंसर है कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ऐतिहासिक स्रोत से और प्राग ऐतिहासिक संस्कृति से। इसके बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल 11 बजे लाइव जाकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन हैं आप पढ़ के बताइएगा आपके माइंड में क्या डाउट आता है, या कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और जो वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी के बाद मौर्य युग और गुप्त साम्राज्य के क्वेश्चन हैं वो कल हम 11 बजे लाइव लेके आपसे पूछेंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर जो हम आपको बताएंगे। आपके कुछ भी डाउट हैं इन किसी भी टॉपिक में से तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।